ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को ही स्किप कर सकते हैं। A 26 years old mystery, the Bonnie Ham case। 2014 के दिसंबर में जब यूएसए के जैक्सनविल फ्लोरिडा में एक एरन फ्रेजर नाम का एक आदमी अपने घर के बैकयार्ड वाले पूल एरिया को रेनोवेट कर रहा होता है, जब वो कई साल पुरानी एक कंक्रीट स्लैब को हटाता है तो उसकी नज़र एक प्लास्टिक बैग पर पड़ती है। उसके अंदर ध्यान से देखने पर उसे कुछ अजीब सा दिखा। ये एक नारियल जैसा लग रहा था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके दांत और आई सॉकेट्स भी थे। शॉकिंगली ये एक कंकाल का सर था। ऐसे ही अननोइंगली ह्यूमन रिमेन्स मिलना किसी के लिए भी दिल दहला देने वाला हो सकता है, पर एरन के लिए ये शॉकिंग के साथ साथ दर्दनाक और स्पाइन चिलिंग भी था, क्योंकि ये रिमेन्स जिसके थे वो इसके लिए एक दशकों पहले भूले बिसरे खौफनाक रात से पर्दा उठाने वाला था। तो चलिए आपको 21 साल पहले यानी 1993 में ले चलते हैं, जो जैक्सनविल फ्लोरिडा में इसी घर में अपने पति माइकल हेम और अपने 3 साल के बेटे के साथ रहने वाली बोनी हेम गायब हो गई थी। 24 साल की बोनी लिन फैसिटर हेम एक अकाउंटेंट थी और अपने पति के साथ उसकी आंट इवियन हेम और उनके पति की कंस्ट्रक्शन सप्लाई कंपनी में काम किया करती थी। बोनी की फैमिली के अकॉर्डिंग बोनी एक जिंदा दिल और स्ट्रॉन्ग लेडी थी। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, अपने पति और बच्चों के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छे से हैंडल कर रही थी। लेकिन इस पति पत्नी में बहुत प्यार था ये कहना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि माइकल को अक्सर बोनी के प्रति थोड़ा सा डोमिनेट देखा जा सकता था। अगर इस बात को छोड़ दें तो अब तक दुनिया की नज़र में सब सही ही चल रहा था। तब 7 जनवरी 1993 का वो दिन आता है जब बोनी का पर्स पास ही की एक बिल्डिंग रेड रूफ इन में एक डंपस्टर में लावारिस पड़ा मिलता है। उसमें उसके सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड्स, आइडेंटिफिकेशंस और सारा सामान था। जब माइकल को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है तो वो पुलिस को बताता है कि बोनी तो कल रात से मिसिंग थी। हैरानी की बात तो ये थी कि अगर वो कल रात से मिसिंग थी तो माइकल ने उसकी मिसिंग को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं किया था। जिसके जवाब में माइकल बताता है कि वो कल शाम 7:30 बजे काम से वापस आया था और जब उसने बोनी को घर पर नहीं पाया तो वो अपने बेटे को अपनी माँ कैरोलिन के पास छोड़कर वॉलंटियरली ही उसे ढूंढने निकल गया। जब उसे वो ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिलती तो उसे लगा कि वो खुद वापस आ जाएगी। उसने इसीलिए ही उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं करवाई थी। ये बहुत ही अजीब था। अब अथॉरिटीज बोनी को ढूंढने में लग जाती है। आसपास और जान पहचान के लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है और बोनी की मिसिंग पोस्टर छपवाए जाते हैं। जल्द ही पुलिस को जैक्सनविल एयरपोर्ट से बोनी की कार भी अबैंडन मिलती है। उसमें एक बात अजीब थी, बोनी की हाइट 5 फुट 3 इंच थी, पर कार की ड्राइवर सीट को इतना पीछे पुश किया हुआ था जिससे ड्राइव कर पाना बोनी की हाइट के लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। कार को एग्जामिन करने पर पुलिस को ड्राइवर सीट के फ्लोर पर शू प्रिंट भी मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शू प्रिंट उसके होंगे जिसने आखिरी बार इस कार को ड्राइव किया होगा। पुलिस को बोनी की बिलोंगिंग्स तो मिल गई थी, पर बोनी कहाँ थी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया था। अभी के लिए पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट माइकल था, क्योंकि उसने ही बोनी को आखिरी बार देखा था। उधर जब आसपास के लोगों को बोनी के मिसिंग होने की खबर दी जाती है तो बोनी की फ्रेंड और एम्प्लॉयर इवियन हेम उस नॉर्मल से दिखने वाले कपल के नॉर्मल फसाड से पर्दा उठाती है और बताती है कि बोनी इस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि माइकल को अक्सर काम पर बोनी को वर्बली अब्यूज करते हुए पाया जाता था। हद तो तब हो गई जब एक आर्ग्यूमेंट के दौरान उसने बोनी का हाथ कार के डोर पर दे मारा, जिससे उसके नाखून टूट गए और हाथ पर भी बहुत चोट आई। इसलिए बोनी उसे छोड़ने का डिसीजन ले चुकी थी और काफ़ी महीनों से एक अलग बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रही थी ताकि वो अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। पर दुर्भाग्य से माइकल एक दिन बैंक से आई हुई मेल देख लेता है और बहुत गुस्सा होता है। वो तुरंत बोनी को अकाउंट क्लोज करने और सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोल देता है। बोनी उस समय तो अकाउंट बंद कर देती है, पर जाने का इरादा नहीं छोड़ती। वो अपने फ्रेंड्स पर भरोसा करके उनके पास धीरे धीरे पैसे जमा करना शुरू कर देती है। कथित तौर पर उसने इनफ जमा कर लिया था। अब वो एक अपार्टमेंट की लीज भी साइन कर चुकी थी और अपने बेटे को एक नई प्री स्कूल में एनरोल भी करवाने वाली थी। इवियन के अकॉर्डिंग 6 जनवरी को रात 8 बजे बोनी उसके घर पर आने वाली थी और वो दोनों अपनी किसी फ्रेंड के बेबी शावर पर जाने वाले थे। पर स्ट्रेंजली 8:30 बजे बोनी इवियन को रोते हुए कॉल करती है और बताती है कि उसका और माइकल का झगड़ा हो चुका है और वो अब नहीं आएगी। और उसके अगले दिन यानी जिस दिन पुलिस को बोनी का पर्स और कार मिली थी, उस दिन माइकल ये कहकर कॉल ऑफ कर देता है कि वो और बोनी ठीक फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो काम पर नहीं आएंगे। इवियन एक बात और नोटिस करती है कि माइकल बोनी के मिसिंग होने पर उदास होने की जगह इस बात से गुस्सा था कि वो चुपचाप पैसे क्यों जमा कर रही थी। पर माइकल साफ साफ किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट से मना कर रहा था। डिटेक्टिव रॉबर्ट हिंसन के अकॉर्डिंग ये रॉबरी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि पर्स के सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड्स ऐसे के ऐसे पड़े हुए थे।
और जब वो ड्राइवर सीट पर मिले शू प्रिंट्स को एग्जामिन करते हैं तो पाते हैं कि ये कोई रेयर स्टाइल के एथलीट शू के निशान थे, जो बाद में सरप्राइजिंगली माइकल के पास देखे जाते हैं। ये इस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था, बट माइकल को सजा दिलवाने के लिए ये भी काफ़ी नहीं था। डिटेक्टिव हिंसन अब एक और सेंसिटिव स्टेप लेते हैं। वो माइकल के अलावा बोनी को आखिरी बार देखने वाले एक और विटनेस 3 साल के उनके बेटे से पूछताछ करने का डिसीजन लेती है। बच्चे से बात करने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बुलाए जाते हैं और उस बच्चे की स्टेटमेंट्स ने तो सबको हक्का बक्का कर दिया था। उस बच्चे का कहना था कि उसके पापा ने उसकी मॉम को शूट कर दिया है, पापा ने उन्हें हर्ट किया है। कई बार बच्चे कुछ बेसलेस क्लेम करते हैं जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है, बट इस केस में ये स्पाइन चिलिंग था। हाउएवर, बोनी के खुद के पेरेंट्स इस टेस्टिमनी से अनकन्विंस थे। उनके अकॉर्डिंग उनकी बेटी वॉलंटियरली माइकल को छोड़कर गई है और अथॉरिटीज जो भी स्टेटमेंट माइकल के खिलाफ दे रहे हैं ये इररिलेवेंट और इनसिग्निफिकेंट हैं। ट्रायल लंबे समय तक चलता है क्योंकि बोनी का बेटा इस क्राइम का विटनेस था, तो उसे स्पेशल कस्टडी में रखा गया। बोनी की सर्च अभी भी जारी थी। उसकी फैमिली मिसिंग फ्लायर्स बांट रही थी और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, लोगों का इंटरेस्ट भी इस केस से हटता गया। 1995 में 3 साल के बच्चे को फोस्टर केयर में रखा जाता है, जहां जल्द ही उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है। माइकल हेम के पेरेंटल राइट्स को भी टर्मिनेट कर दिया जाता है क्योंकि जजेस को लगा कि एरन की जान को भी खतरा था, क्योंकि वो इस घटना का लिविंग विटनेस था। उसकी स्टेटमेंट्स ओवर द ईयर सेम थी कि डैडी ने मॉमी को स्टमक पर हर्ट किया है। एज अ चाइल्ड उसने एक ड्राइंग भी बनाई थी जिसमें एक आदमी एक औरत को शूट कर रहा होता है। 8th क्लास में तो उसने एक मर्डर पर ऐसे भी लिखा था जिसमें वो बताता है कि कैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसकी मदर की बॉडी को डिस्पोज करने में माइकल की हेल्प की थी। पर ट्रायल्स में माइकल हेम क्लेम करता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो उसे कभी हर्ट नहीं कर सकता। अब तक बोनी का कुछ पता नहीं चला था, तो इनफ एविडेंसेस के ना होते हुए 1999 में माइकल को दोषी नहीं पाया जाता और केस को भी क्लोज कर दिया जाता है। माइकल ने जो नैरेटिव बोनी के लिए सेट किया था कि वो एक सेल्फ सर्विंग और स्वार्थी औरत थी और उसे और अपने बेटे को पीछे छोड़कर कहीं चली गई थी, वो ध्यान में रखकर लोग धीरे धीरे बोनी को भूल जाते हैं। फाइनली 1999 में बोनी को मृत घोषित कर दिया जाता है। 2005 में माइकल के बेटे ने उसे स्यू किया था क्योंकि वो माइकल को अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा और मदर की डेथ का जिम्मेदार मानता था। तब एक सिविल कोर्ट जज ने एज अ कॉम्पनसेशन माइकल को उसके बेटे को $26.3 मिलियन और उसका जैक्सनविल वाला घर देने का ऑर्डर दिया था। वीडियो की शुरुआत में अपनी घर की रेनोवेशन के दौरान जिस आदमी को ह्यूमन रिमेन्स मिले थे वो और कोई नहीं बल्कि माइकल और बोनी का बेटा एरन हेम ही था, जो अब एरन फ्रेजर बन चुका था, और जो रिमेन्स उसे मिले थे वो और किसी के नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ के थे। और कुदरत का खेल देखिए, तकरीबन 1 दशक के बाद इस केस को दोबारा एरन के द्वारा ही खोला गया, जो अपने बचपन में सबको चीख चीख के कहता रहा कि उसकी माँ का मर्डर हुआ है, पर उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। इस केस के प्राइम सस्पेक्ट अब 50 वर्ष के हो चुके माइकल हेम को तुरंत हिरासत में लिया गया। अब काफ़ी डिलेज और इंतज़ार के बाद ये ट्रायल 3 साल तक चला, पर माइकल आज भी वहीं अड़ा हुआ था कि उसने बोनी को नहीं मारा था। You would agree, Mr. Haim, that you had the motive to murder Bonnie Haim, correct? I don't think so. You would agree that you would have had the opportunity to murder Bonnie Haim, correct? I wouldn't do anything like that. So. That's not my question. डिफेंस लॉयर्स क्लेम करते हैं कि बॉडी को तो बाद में भी बैकयार्ड में मूव किया जा सकता है। तब जूरी उस टाइम के इन्वेस्टिगेटर्स से टेस्टिफाई करती है कि क्या उन्होंने घर को अच्छे से सर्च किया था। तब पता चलता है कि उन्होंने सीमेंट स्लैब के नीचे तो कभी सर्च ही नहीं किया। ये इन्वेस्टिगेटर्स की ही लैकिंग थी कि उन्होंने डॉग सर्च को कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया। और दूसरा, माइकल 1999 तक इस घर में रहा था, उसके बाद मूव हो गया था। उसने इस प्रॉपर्टी को लीज पे रेंट कर दिया था, पर किसी रेंटर को प्रॉपर्टी पे लैंडस्केपिंग या खुदाई करने की सख्त मनाही थी। तो बेसिकली बैकयार्ड को 21 सालों में पहली बार एरन के द्वारा ही खोला गया था। और अंत में माइकल के 2 सेलमेट्स भी ये गवाही देते हैं कि माइकल ने उनके सामने ये स्पाइन चिलिंग क्राइम कबूल किया था कि कैसे उसने अपने बेटे के सामने अपनी वाइफ का गला घोंटकर मार डाला था और बाद में उसे मर्डर दिखाने के लिए शूट कर दिया था और बैकयार्ड में दफना दिया था। उनके अकॉर्डिंग माइकल जैसे क्रिमिनल के साथ सेल शेयर करते हुए उन्हें भी अनसेफ फील होता है। इन सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जब प्रोसिक्यूशन माइकल को इनोसेंट साबित करने में फेल हुआ, तो फाइनली 26 साल बाद 12 अप्रैल 2019 को माइकल हेम को 2nd डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया और 21 मई को उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। इस घटना का सबसे बड़ा विक्टिम वो 3 साल का एरन, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए ही नहीं देखा, बल्कि उसे ये भी कहा गया
कि उसकी माँ अब उसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसे छोड़कर चली गई। उसके दिमाग में अब अपनी माँ के साथ कोई भी मेमोरी नहीं है, पर उसके दिमाग की अशांति और कुदरत ने उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया और अपनी माँ के कातिल को सज़ा दिलवाने में उसकी मदद की। ये घटना हमें एक सच से परिचित कराती है कि इंसान जुर्म करके भूल जाता है, पर कुदरत कभी नहीं भूलती और वो कभी न कभी हर मुजरिम को इंसाफ के घेरे में लाकर खड़ा कर ही देती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't